हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमेय फर्स्ट हल करने वाले हैं और इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स हमने त्रिभुज का पूरा परिचय दिया हुआ था, जिसमें बेसिक से बेसिक पॉइंट को हमने कंप्लीट किया हुआ था। अगर वह पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उस पीछे की वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सभी बेसिक पॉइंट को हमने कंप्लीट किया हुआ है। जैसे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समरूप त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, कोण हम कैसे लेते हैं, ठीक है, इन सभी पॉइंट को हमने वहां पे कंप्लीट किया हुआ है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रमेय फर्स्ट, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अलग अलग रूपों में प्रश्न पूछता है। एक तो पूछता है कि थेल्स प्रमेय को समझाइए, ठीक है, तो वहां पे आपको यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। या उसी को पूछता है कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या है, उसे सिद्ध कीजिए, तब भी आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। या पूछता है आपसे मूलभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है, उसे सिद्ध कीजिए, तो स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। या आपसे यह दे सकता है कि यह स्टेटमेंट पूरा दे देगा और पूछेगा कि इसको सिद्ध करिए, ठीक है। तो यह चीज़ें आपको, स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। और यह अलग अलग नाम जो हैं उसे थेल्स प्रमेय के नाम से यह प्रसिद्ध है, या उसे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, या उसी को मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो आइए इस प्रमेय को हल करते हैं। स्टेटमेंट क्या है उसको देखते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। देखिए चित्र यहाँ पे पहले ही हम बना लिए हैं, क्योंकि अगर वीडियो के बीच में चित्र बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आइए चित्र को समझते हैं। प्रश्न में क्या बोला हुआ है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी। अब क्या बोला है, एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा। अब वह एक भुजा के समांतर, वह समांतर कोई भी हो सकती है, ए बी हो सकती है, एसी के समांतर हो सकती है, बीसी के समांतर हो सकती है। तो यहाँ पे हमने बीसी के समांतर हमने क्या किया हुआ है, एक सरल रेखा डीई खींचा। बीसी के समांतर एक सरल रेखा डीई खींचा। फिर क्या कह रहा है, सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा मतलब ए बी और ए सी, और उसे यहाँ पे ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी कट करती है। वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अब समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस चित्र को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दिया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है। अब दिया क्या है, देखिए दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में बीई और डीई समांतर खींची गई और ए बी, ठीक है ना, यहाँ पे ए बी जो कि ए बी को बिंदु डी प्रतिच्छेद करता है और ए सी को बिंदु ई प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। उसके बाद अब यह तो आपका हो गया, दिया है। सिद्ध क्या करना है कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। अब इसमें कुछ चीज़ें हमने रचना में किया हुआ है, जो यहाँ पे रेड पॉइंट से दिखाया गया है वो रचना में किया हुआ है। तो रचना में हमने क्या किया, यहाँ पे बी ई और डी सी या सी डी को मिलाया, ठीक है, फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ई एफ परपेंडिकुलर ए बी खींचा, ई एफ परपेंडिकुलर ए बी खींचा तथा डी एन परपेंडिकुलर ए सी खींचा, ठीक है। तो यह रचना में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, दिया है। जो चीज़ें आपको बताया हमने वह यहाँ पे लिख दिया। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में डीई बीसी के समांतर खींची गई है और ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। अभी हमने आपको फिगर समझाया। सिद्ध क्या करना है कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, यह सिद्ध करना है। रचना में हमने क्या किया, यह देख लीजिए। रचना में किया कि बीई और सीडी को मिलाया, बीई और सीडी को मिलाया और ईएफ परपेंडिकुलर एबी तथा डीएन परपेंडिकुलर एसी खींचा, यह रचना में किया। अब देखिए इसको उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में क्या करेंगे, देखिए हम दो त्रिभुज को लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ से दो त्रिभुज को लेकर चलेंगे। हाँ, उससे पहले आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ठीक है। इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए हम लोग यहाँ पे त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या AD है, तो हम देखेंगे कौन सी लाइन में हमें AD मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ADE इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया और एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और नीचे हमें क्या चाहिए, DB चाहिए। तो अब DB देखते हैं, DBE इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज DBE। तो यहाँ पे या BDE कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, DBE या BDE कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बटे में लिखेंगे, बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। ठीक है, अब फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो फार्मूला हमने यहाँ पे अभी बताया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 आधार, इसमें क्या है ADE में आधार क्या है, तो आधार आपका यहाँ पे क्या है AD। ठीक है, आधार क्या है AD गुणे ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई जो इस पे लंब है वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी, जो लंब है। तो इस पे इस लाइन पे लंब कौन सा है EF है, तो गुणे EF। ठीक है, बटे में 1/2 गुणे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका आधार क्या है, यहाँ पे आधार आपका है BD। ठीक है ना, यहाँ पे आधार क्या है BD या DB कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, BD और गुणे, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ऊंचाई DE है, ऊंचाई DE नहीं है, जो लंब होता है वही ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा EF, क्या हो जाएगा EF। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि EF कैसे उसकी ऊंचाई हुई, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो त्रिभुज यह है BDE है, यहाँ पे देखिए। अब अगर इसको हम ऐसे इसके ऊपर रखें, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर रखें तो अब इसको आप देख रहे हैं कि यह उसका आधार बन रहा है, यह वाली जो लाइन है ये वाली, वह उसका आधार बन रही है। ठीक है, यह उसका आधार बन रही है। अब इसको अगर हम ऐसे करें तो यह उसका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा उसका टॉप भाग हो जाएगा, यानी ऊंचाई हो जाएगा। तो सेम अब देखिए इस फिगर पे करते हैं तो यह E है। अब जब यह इसको सीधा कर रहे हैं तो जो DB है वह यह हो जा रहा है, और यह कहाँ पहुँच जा रहा है इस पॉइंट पे F पे। ठीक है ना, तो इसलिए यह जो है उसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए यह त्रिभुज है, यह उसका आधार है जो BD है। ठीक है, अब इसको अगर हम सीधा करते हैं तो आधार यह हो गया और ऊंचाई वाला पोर्शन यह हो गया। अब जैसे देखिए ऐसे है तो E वाला पोर्शन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया, यानी यह उसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी EF। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझिए क्या करना है। जब आप इस त्रिभुज को ले लिए तो 1/2 आप लिखेंगे, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है उसको लिख देंगे AD। ठीक है, गुणे ऊंचाई में आप क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर में लिए हुए हैं उसको, पहले वाले में जो लिए हुए हैं उसको लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए होंगे। फिर बटे में 1/2 यहाँ पे जो लिए हुए हैं वह, और परपेंडिकुलर में वही फर्स्ट वाला ही लेंगे। ठीक है ना, परपेंडिकुलर में वही फर्स्ट वाला लेंगे। यह ट्रिक है, अगर आप भूल गए तो इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो, 1/2 से 1/2 कट गया, EF से EF कट गया, और यह क्या आया आपका AD और बटे में BD, AD बटे में BD, और यह आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADE। देखिए हमें क्या चाहिए AE। ठीक है ना, AE, तो AE तो इसी त्रिभुज में मिल रहा है ADE में ही। अब हमें दूसरा क्या चाहिए EC, तो हम बात करेंगे DEC में या CDE में। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एरिया, अब यहाँ पे लिखेंगे सेम ऐसे ही, एरिया ऑफ त्रिभुज, हमें देखिए यहाँ पे AE चाहिए, तो AE तो इसी में मिल रहा है त्रिभुज ADE में, तो इसी को ले लेंगे त्रिभुज ADE। ठीक है, बटे में अब हमें इस त्रिभुज को लेंगे DEC को। ठीक है ना, DEC को या CED को कुछ भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज CED। ठीक है, यह बराबर होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2। ठीक है, अब देखिए, अब जब इधर से लेंगे तो आधार उसके लिए क्या हो जाएगा, आधार चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार चित्र में, अब जब इस त्रिभुज के लिए लेंगे तो आधार उसका क्या हो जाएगा AE हो जाएगा।
ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई उसका dn हो जाएगा। तो अब यहाँ पे उसको लिखते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 AE और गुणे dn बटे में यहाँ पे 1/2, ठीक है, CED में देखिए CED में, तो CED में आधार क्या है, CE है, ठीक है ना, 1/2 और आधार क्या है EC या CE, ठीक है, तो यह हो जाएगा। और ऊंचाई उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए ऊंचाई क्या होगा, dn होगा, अभी हमने आपको बताया है ऊपर वाले में, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसको लिख देंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2 EC या CE, बातें कही है, EC गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा dn, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी वही रूल है कि 1/2 यहाँ पे AE लाना है, देखिए यहाँ पे AE लाना है तो AE लिख देंगे और दूसरा परपेंडिकुलर लिख लेंगे, यह ट्रिक है, दूसरा परपेंडिकुलर लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर 1/2 EC लाना है तो EC लिखा हमने और यही परपेंडिकुलर यहाँ पे भी, यहाँ पे 1/2 से 1/2 कटा, dn से dn कटा और यह क्या हो गया AE बटा में EC, AE बटा में EC, और यह हो गया आपका समीकरण 2। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए एक नियम होता है, नियम क्या है इसको समझिए। यदि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से दो त्रिभुज, दो या दो से अधिक त्रिभुज बनाए जाएं, चाहे कितना भी त्रिभुज बनाए जाएं, तो उसके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं DE और BC, दो समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है DEC और दूसरा बन रहा है आपका यह वाला, ठीक है ना, आपका BDE। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। सिंपल आपको याद रखना है कि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार से, एक ही आधार यहाँ पे क्या है BC से अगर दो त्रिभुज बनते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तीन त्रिभुज बनेंगे तो उनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा, चाहे कितना त्रिभुज बने उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे हम उस लाइन को स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE, देखिए एक ही आधार DE पर बने हैं तथा एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CED के। तो यहाँ पे यही लाइन लिखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए जो चीज़ आपको बताया यहाँ पे लिख दिया, चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर बने हैं तथा एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CED के, और इसको समीकरण 3 बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण 2 में कि यहाँ पे ADE, ठीक है, और यहाँ पे क्या है CED, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CED और BDE बराबर है, तो इस CED के स्थान पे हम क्या रख देंगे, BED रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 3 से यह जो मान होगा वह कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा यह देखिए, यहाँ पे देखिए समीकरण 3 से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए CED, यहाँ पे CED का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम CED के स्थान पे क्या रख सकते हैं, समीकरण 3 से हम CED के स्थान पे BDE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BDE, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे, और यह बराबर होगा AE बटे में EC, AE बटे में EC, AE बटे में EC, ठीक है। अब यहाँ से देखिए AE बटे में EC यह हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको अगला समीकरण बना लेते हैं, समीकरण 4। अब यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, समीकरण फर्स्ट को देखिए, यहाँ पे देखिए ADE बटे में BDE और यहाँ पे भी ADE बटे में BDE। तो जब भी किसी समीकरण का अगर एक भाग बराबर है तो दोनों भाग आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी समीकरण का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं बराबर है। देखिए ADE
एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, और यहाँ पे भी हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो जब यह दोनों बराबर हैं तो यह भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AD बटे में BD, या BD को हम DB भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे सिद्ध करना है वहाँ पे हमने DB लिखा हुआ है, तो हम BD को क्या लिख सकते हैं, DB भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए AD बटे में DB, ध्यान से देख लीजिए, AD बटे में BD को हम DB लिख देते हैं, तो AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, AE बटे में EC, ठीक है, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, ठीक है, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रमेय को आप पूरा अच्छी तरह समझ गए होंगे, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे, ट्रिक को समझ गए होंगे, और यह बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रमेय को आप बिल्कुल कन्फर्म मानकर जाइएगा एग्जाम में, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। यहाँ पे उन्हीं प्रमेय को हम कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर यह प्रमेय अच्छा लगा हो तो वीडियो को सबसे पहले तो शुरू से अंत तक देखें, और एक कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपको आएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।